भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 350 से जो मुआवजा देने का आदेश ऑर्डर टू पे कॉम्पेंसेशन से संबंधित है। धारा 335 मुआवजा देने का आदेश। यह धारा न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे अपराधी पर लगाए गए जुर्माने का उपयोग पीड़ितों को मुआवजा देने या अभियोजन के खर्चों को वहन करने के लिए करें। यह न्याय सुनिश्चित करने और पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करने में सहायक है। एक, जब कोई न्यायालय जुर्माने की सज़ा या ऐसी सज़ा जिसमें मृत्युदंड सहित जिसमें जुर्माना भी शामिल है अधिरोपित करता है, तो न्यायालय निर्णय सुनाते समय वसूले गए जुर्माने की पूरी राशि या उसका कोई भाग निम्नलिखित के लिए उपयोग करने का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, जब कोर्ट किसी पर जुर्माना लगाता है या ऐसी कोई सज़ा फांसी सहित देता है जिसमें जुर्माना भी शामिल है, तो कोर्ट फैसला सुनाते समय यह आदेश दे सकता है कि वह वसूला गया पूरा जुर्माना या उसका कुछ हिस्सा इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ए, अभियोजन में उचित रूप से किए गए खर्चों का भुगतान करने में। ओ अर्थ, मुकदमा चलाने में जो सही खर्च हुए हैं, जैसे सरकारी वकील का खर्च, जांच का खर्च, उनका भुगतान करने के लिए। बी, अपराध से हुए किसी नुकसान या चोट के लिए किसी व्यक्ति को मुआवजा देने में, जब न्यायालय की राय में ऐसा मुआवजा ऐसे व्यक्ति द्वारा सिविल न्यायालय में वसूला जा सकता है। ओ अर्थ, अपराध के कारण किसी को जो नुकसान या चोट हुई है उसके लिए उस व्यक्ति को मुआवजा देने में। यह तब किया जा सकता है जब कोर्ट को लगता है कि यह व्यक्ति सिविल कोर्ट जाकर भी मुआवजा ले सकता है। सी, जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण अबेटमेंट के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उन व्यक्तियों को मुआवजा देने में जो घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 1855 का 13 के अधीन ऐसी मृत्यु से हुए नुकसान के लिए दंडित व्यक्ति से हर्जाना वसूलने के हकदार हैं। ओ अर्थ, अगर किसी व्यक्ति को किसी की मौत का कारण बनने के लिए या ऐसी मौत के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराया गया है, तो उस जुर्माने का उपयोग घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के तहत उन लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जा सकता है जो उस मौत के कारण हुए नुकसान के लिए अपराधी से हर्जाना लेने के हकदार हैं। डी, जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग या धोखाधड़ी शामिल है, या बेईमानी से चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने या रखने के लिए या चुराई गई संपत्ति का निपटारा करने में स्वेच्छा से सहायता करने के लिए, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई गई है, तो ऐसी संपत्ति के किसी सद्भावपूर्वक खरीदार बोनाफाइड परचेसर को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने में, यदि ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति को लौटा दी जाती है। ओ अर्थ, अगर किसी को चोरी, गबन, धोखाधड़ी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है या चोरी की संपत्ति खरीदने, रखने, बेचने में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया है, और अगर वह चुराई गई संपत्ति असली मालिक को वापस कर दी जाती है, तो उस जुर्माने का उपयोग उस व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए किया जा सकता है जिसने अनजाने में सद्भावपूर्वक वह चोरी की संपत्ति खरीद ली थी और अब उसे उसका नुकसान हुआ है। 2, यदि जुर्माना ऐसे मामले में अधिरोपित किया जाता है जो अपील के अधीन है, तो ऐसा कोई भुगतान अपील प्रस्तुत करने की अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया जाएगा, या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपील के निर्णय से पहले नहीं। सरल शब्दों में, अगर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो जुर्माने का यह पैसा मुआवजे के रूप में तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ओ अपील करने की तय समय सीमा खत्म न हो जाए। ओ, या अगर अपील दायर कर दी गई है तो अपील का फैसला न आ जाए। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि यदि अपील में अपराधी बरी हो जाता है या जुर्माना कम हो जाता है तो गलत भुगतान न हो। 3, जब कोई न्यायालय ऐसी सज़ा अधिरोपित करता है जिसमें जुर्माना शामिल नहीं है, तो न्यायालय निर्णय सुनाते समय अभियुक्त व्यक्ति को मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है
जैसा कि आदेश में उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसे उस कार्य के कारण कोई नुकसान या चोट हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। सरल शब्दों में, अगर कोर्ट ने अपराधी को ऐसी सजा दी है जिसमें जुर्माना नहीं है, जैसे केवल जेल, तो भी कोर्ट फैसला सुनाते समय अपराधी को मुआवजे के रूप में कुछ पैसा देने का आदेश दे सकता है। यह पैसा उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे अपराधी के कार्य से नुकसान या चोट हुई है। महत्व: यह धारा उन मामलों में भी पीड़ितों को मुआवजा दिलाना संभव बनाती है जहां अपराधी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, जिससे न्याय का दायरा बढ़ता है। 4. इस धारा के अधीन कोई आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा भी या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा भी, जब वे अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हों, तब भी किया जा सकता है। सरल शब्दों में, मुआवजा देने का यह आदेश सिर्फ निचली अदालत ही नहीं दे सकती, बल्कि कोई अपीलीय न्यायालय भी दे सकता है। या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय भी दे सकता है जब वे किसी मामले की पुनरीक्षण रिवीजन कर रहे हों। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर लागू हो सके। पैड: उसी मामले से संबंधित किसी भी बात के सिविल मुकदमे में मुआवजा प्रदान करते समय न्यायालय इस धारा के अधीन मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा। सरल शब्दों में, अगर किसी अपराध के लिए इस धारा के तहत मुआवजा दिया गया है और बाद में उसी घटना के लिए सिविल कोर्ट में अलग से कोई मुआवजे का मुकदमा सिविल सूट दायर किया जाता है, तो सिविल कोर्ट को इस धारा के तहत पहले से मिले मुआवजे की राशि को ध्यान में रखना होगा। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को एक ही नुकसान के लिए दोहरा मुआवजा न मिले, डबल कॉम्पेंसेशन। यह न्यायिक अर्थव्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखता है। इस धारा का समग्र महत्व: पीड़ितों के लिए न्याय। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली को केवल अपराधी को दंडित करने से आगे बढ़कर पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करने पर भी ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। दोषियों पर वित्तीय बोझ: यह दोषियों पर उनके अपराधों के वित्तीय परिणामों के लिए जिम्मेदारी डालती है। तेजी से मुआवजा: यह पीड़ितों को एक अलग सिविल मुकदमा दायर करने की आवश्यकता के बिना आपराधिक कार्यवाही के भीतर ही मुआवजा प्राप्त करने का एक तेज तरीका प्रदान करता है। न्यायिक दक्षता: यह सुनिश्चित करती है कि सिविल और आपराधिक कार्यवाही के बीच समन्वय हो ताकि दोहरे मुआवजे से बचा जा सके। न्याय का व्यापक दृष्टिकोण: यह आपराधिक न्याय के सिद्धांतों में सुधार को दर्शाता है जिसमें पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। संक्षेप में, धारा 395 न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे अपराधी पर लगाए गए जुर्माने का उपयोग अभियोजन के खर्चों, अपराध से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने या घातक दुर्घटनाओं में मृतक के कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए करें। यह चोरी या धोखाधड़ी जैसे संपत्ति अपराधों में सद्भावपूर्वक खरीदार को भी मुआवजा देने की अनुमति देती है। यदि मामले में अपील लंबित है तो भुगतान स्थगित रहेगा। यह धारा उन मामलों में भी मुआवजे का आदेश देती है जहां जुर्माना नहीं लगाया गया है। अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय भी ऐसे आदेश दे सकते हैं और बाद के सिविल मुकदमों में पहले से प्राप्त मुआवजे को ध्यान में रखा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 जो पीड़ित मुआवजा योजना विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम से संबंधित है। सडेंडे सिंहपुली पेमटिंग धारा 386 पीड़ित मुआवजा योजना। यह धारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अपराध के शिकार हुए पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। यह पीड़ितों के पुनर्वास और उनकी पीड़ा को कम करने पर केंद्रित है। प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगी। सरल शब्दों में, हर राज्य सरकार
केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक पीड़ित मुआवजा योजना, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम बनाएगी। इस योजना का मकसद उन पीड़ितों या उनके परिवार वालों को पैसा देना है जिन्हें अपराध की वजह से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें दोबारा सामान्य जीवन जीने, पुनर्वास के लिए मदद चाहिए। महत्व: यह पीड़ितों के लिए एक सुरक्षा जाल बनाता है, यह मानते हुए कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपराध के शिकार लोगों की मदद करे। 2. जब भी न्यायालय द्वारा मुआवजे के लिए सिफारिश की जाती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जैसा भी मामला हो, उपधारा 8 में संदर्भित योजना के अधीन दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा का निर्णय करेगा। सरल शब्दों में, अगर कोई कोर्ट किसी पीड़ित को मुआवजा देने की सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन, तो उस मुआवजे की कितनी राशि, क्वांटम होगी, यह फैसला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA करेगा, जो सरकार की कानूनी सहायता संस्थाएं हैं। महत्व: यह मुआवजे की राशि तय करने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण नियुक्त करता है जिससे प्रक्रिया मानकीकृत और निष्पक्ष हो। 3. यदि विचारण न्यायालय विचारण की समाप्ति पर संतुष्ट है कि धारा 385 के अधीन दिया गया मुआवजा ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता है, तो वह मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकता है। सरल शब्दों में, कोर्ट कब मुआवजे की सिफारिश करेगा? 1. अगर मुकदमा खत्म होने पर कोर्ट को लगता है कि उसने धारा 361, जो जुर्माने से मुआवजा दिलाने की बात करती है, के तहत जो मुआवजा दिलवाया है वह पीड़ित के पुनर्वास के लिए काफी नहीं है। 2. या जहां अपराधी बरी हो जाता है, एक्विटल या मुक्त कर दिया जाता है, डिस्चार्ज, यानी उसे सजा नहीं मिलती, लेकिन पीड़ित को फिर भी पुनर्वास की जरूरत है। 3. इन दोनों ही स्थितियों में ट्रायल कोर्ट मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकता है। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को केवल अपराधी को सजा मिलने पर ही नहीं, बल्कि बरी होने या अपर्याप्त मुआवजे की स्थिति में भी पुनर्वास के लिए सहायता मिले। 4. जहां अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। सरल शब्दों में, यह खंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर ओ अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका है या उसकी पहचान नहीं हो पाई है, ओ लेकिन पीड़ित की पहचान हो गई है, ओ और कोई मुकदमा चला ही नहीं है क्योंकि अपराधी नहीं मिला, ओ ऐसी स्थिति में भी पीड़ित या उसके परिवार वाले सीधे राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। महत्व: यह एक क्रांतिकारी प्रावधान है जो पीड़ित को तब भी मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जब अपराधी को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जा सकता। यह न्याय की पारंपरिक परिभाषा से आगे बढ़कर पीड़ितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। ओर्ट केटले एडिशन DC 5 ऐसी सिफारिशों की प्राप्ति पर या उपधारा 4 के अधीन आवेदन पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित जांच के बाद 2 महीने के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त मुआवजा प्रदान करेगा। सरल शब्दों में, जब DLSA SLSA को कोर्ट से सिफारिश मिलती है उपधारा 3 के तहत या सीधे पीड़ित से आवेदन मिलता है उपधारा 4 के तहत, तो वे एक उचित जांच ड्यू इंक्वायरी करेंगे, और 2 महीने के अंदर जांच पूरी करके पर्याप्त मुआवजा एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन देंगे। महत्व: यह प्रक्रिया को समयबद्ध बनाता है और सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को समय पर सहायता मिले। C6 राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसा भी मामला हो, पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पद से कम नहीं कि पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर तत्काल प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सा लाभ निःशुल्क
उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है या कोई अन्य अंतरिम राहत जैसा उपयुक्त प्राधिकारी समझे आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में डीएलएसए एसएलएसए पीड़ित की तकलीफ कम करने के लिए तत्काल राहत का आदेश भी दे सकता है। इसमें शामिल है ओ फर्स्ट एड या मेडिकल सुविधा मुफ्त में देना। ओ इसके लिए थाना प्रभारी या मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओ या कोई और अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ जो उन्हें ठीक लगे। महत्व, यह प्रावधान आपातकालीन स्थितियों में पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 65, धारा 70 और धारा 124 की उपधारा 1 के अधीन पीड़ित को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा। सरल शब्दों में इस धारा 386 के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा भारतीय न्याय संहिता की धारा 65, धारा 70 और धारा 124(1) के तहत पीड़ित को दिए जाने वाले जुर्माने के पैसे के अलावा इन एडिशन टू होगा। ओ बीएनएस की धारा 65 और 70 जुर्माने के भुगतान और उसके डिफॉल्ट से संबंधित हैं। ओ बीएनएस की धारा 184 हमला या आपराधिक बल के अपराधों में मुआवजे से संबंधित हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस की धारा 184(1) की पुष्टि करनी होगी। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को दोनों तरह के लाभ मिलें, अपराधी पर लगे जुर्माने से और राज्य की मुआवजा योजना से, और एक लाभ दूसरे को रद्द न करे। इस धारा का समग्र महत्व, पीड़ित केंद्रित न्याय शास्त्र, यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां अब अपराधी को दंडित करने के साथ साथ पीड़ित के पुनर्वास और कल्याण पर भी समान जोर दिया जा रहा है। सार्वभौमिक पहुंच, यह सुनिश्चित करता है कि मुआवजा केवल उन मामलों तक सीमित न हो जहां अपराधी को दोषी ठहराया गया है, बल्कि उन मामलों को भी शामिल करता है जहां अपराधी का पता नहीं चलता है। तत्काल राहत, यह आपातकालीन चिकित्सा और अन्य तत्काल सहायता के प्रावधान को सक्षम बनाता है। सामाजिक सुरक्षा जाल, यह अपराध के कारण हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को एक आवश्यक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी फिर से बनाने में मदद मिलती है। राज्यों की भूमिका, यह राज्य सरकारों को ऐसी योजनाएं बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपता है जो केंद्र सरकार के साथ समन्वय में होंगी। संक्षेप में, धारा 396 से एक पीड़ित मुआवजा योजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है, जिसे केंद्र सरकार के समन्वय से तैयार किया जाएगा। यह योजना उन पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा प्रदान करेगी जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। न्यायालय की सिफारिश पर या सीधे पीड़ित के आवेदन पर, यहां तक कि जब अपराधी का पता न चले, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 2 महीने के भीतर जांच पूरी करके मुआवजे की राशि तय करेगा। यह प्राधिकरण पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक उपचार या अन्य अंतरिम राहत का भी आदेश दे सकता है। इस योजना के तहत दिया गया मुआवजा अपराधी पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त होगा। बाक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 337 जो पीड़ितों का उपचार ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स से संबंधित है। धारा 337 पीड़ितों का उपचार, यह धारा अपराध के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सभी अस्पतालों के लिए एक कानूनी दायित्व स्थापित करती है कि वे कुछ विशिष्ट अपराधों के पीड़ितों को तुरंत और मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान करें और पुलिस को सूचित करें। सभी अस्पताल, चाहे सार्वजनिक हों या निजी, चाहे वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 66, धारा 68, धारा 70, धारा 71 या धारा 124 की उपधारा 1 के अधीन या बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 का 32 की धारा 4, 6, 8 या धारा 10 के अधीन आने वाले किसी भी अपराध के पीड़ितों को तत्काल निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान करेंगे और तत्काल पुलिस को ऐसी घटना की सूचना देंगे।
सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ किन पर लागू होता है? सभी अस्पताल, चाहे वे सरकारी हों या निजी, चाहे उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या कोई भी अन्य व्यक्ति चलाता हो। इसका मतलब है कि कोई भी अस्पताल इस नियम से बच नहीं सकता। ओ किन अपराधों के पीड़ितों के लिए? यह धारा भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 पीओसीएसओ एक्ट की कुछ विशिष्ट धाराओं के तहत आने वाले अपराधों के पीड़ितों पर लागू होती है। बीएनएस की धाराएं यौन और संबंधित अपराध धारा 64, 65, 66, 70, 68, 70, 71। ये धाराएं मुख्य रूप से यौन अपराधों जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से संबंधित हैं। धारा 124 की उपधारा 1, यह धारा आपराधिक बल या हमला से संबंधित हो सकती है जिससे चोट लगी हो। पोसो अधिनियम की धाराएं बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, धारा 4 प्रवेशी यौन हमला, धारा 6 गंभीर प्रवेशी यौन हमला, धारा 8 यौन उत्पीड़न या धारा 10 गंभीर यौन उत्पीड़न। ओ अस्पतालों का कर्तव्य: 1 तत्काल इमीडिएटली प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार, फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करना। 2 यह उपचार निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 3 और अस्पताल तत्काल इमीडिएटली पुलिस को ऐसी घटना की सूचना देंगे। महत्व: ओ तत्काल सहायता यह सुनिश्चित करता है कि यौन उत्पीड़न या गंभीर शारीरिक चोटों के पीड़ितों को बिना किसी देरी के तुरंत चिकित्सा सहायता मिले, जो अक्सर सबूतों के संरक्षण और शारीरिक मनोवैज्ञानिक आघात को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ओ जीवन रक्षक, चोटों के मामलों में त्वरित चिकित्सा जीवन बचा सकती है। ओ आर्थिक बाधा नहीं। निःशुल्क प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीब या कमजोर पीड़ित भी उपचार से वंचित न रहें। ओ जांच में मदद, पुलिस को तुरंत सूचना देने से अपराध की जांच जल्दी शुरू हो पाती है, जिससे सबूत इकट्ठा करने में मदद मिलती है और अपराधी को पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ओ कानूनी दायित्व, यह अस्पतालों पर एक स्पष्ट कानूनी दायित्व डालता है जिसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ओ पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा, यह पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें प्राथमिक देखभाल और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। और संक्षेप में, धारा 377 सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को कानूनी रूप से बाध्य करती है कि वे भारतीय न्याय संहिता और पीओसीएसओ अधिनियम की कुछ विशिष्ट धाराओं के तहत आने वाले यौन अपराधों या शारीरिक चोट के पीड़ितों को तुरंत और मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान करें और ऐसी घटना की तत्काल पुलिस को सूचना दें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 328 जो गवाह संरक्षण योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम से संबंधित है। धारा 368 गवाह संरक्षण योजना, यह धारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो न्याय प्रक्रिया में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अक्सर गवाहों को धमकाया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है जिससे वे सच बोलने से डरते हैं। यह धारा इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। प्रत्येक राज्य सरकार गवाहों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए एक गवाह संरक्षण योजना तैयार और अधिसूचित करेगी। सरल शब्दों में समझने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने अपने राज्य के लिए एक गवाह संरक्षण योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाए और उसे अधिसूचित करे, यानी आधिकारिक तौर पर लागू करे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महत्व: न्याय का आधार गवाह आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ होते हैं। यदि गवाह सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो वे सच बोलने या गवाही देने से हिचकिचा सकते हैं, जिससे न्याय का प्रशासन बाधित होता है। भयमुक्त वातावरण, यह धारा गवाहों को भयमुक्त वातावरण में गवाही देने में मदद करती है जिससे वे बिना किसी डर या दबाव के सच्चाई बता सकें। विश्वसनीय सबूत, जब गवाहों को सुरक्षा मिलती है तो उनकी गवाही अधिक विश्वसनीय होने की संभावना होती है जिससे मुकदमों में ठोस सबूत पेश किए जा सकते हैं। संगठित अपराध से निपटना, यह विशेष रूप से
उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां गवाहों को संगठित अपराध समूहों या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा धमकाया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व। हालांकि यह एक राज्य स्तरीय योजना है, यह सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा मिले। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप। भारत में गवाह संरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उठाया गया है, जिसने विभिन्न निर्णयों में गवाहों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह धारा उस न्यायिक आवश्यकता को विधायी समर्थन प्रदान करती है। और संक्षेप में धारा 318 यह सुनिश्चित करती है कि भारत के सभी राज्यों में एक समर्पित गवाह संरक्षण योजना हो, जिसका प्राथमिक लक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गवाहों की सुरक्षा करना है, ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के गवाही दे सकें और न्याय की स्थापना हो सके। धारा 399 बेबुनियाद गिरफ्तारी के लिए मुआवजा। यह धारा उन स्थितियों के बारे में है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को बेवजह गिरफ्तार करवाता है। क्या होता है अगर कोई बेवजह गिरफ्तारी करवाए? अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी से किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है और मजिस्ट्रेट न्यायाधीश को यह लगता है कि उस गिरफ्तारी करवाने का कोई ठोस या पर्याप्त कारण नहीं था, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसने गिरफ्तारी करवाई, उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। यह मुआवजा उसकी समय की बर्बादी और इस मामले में हुए खर्चों के लिए होगा। इस मुआवजे की अधिकतम राशि 1,000 रुपये हो सकती है, जितनी मजिस्ट्रेट को सही लगे। अगर एक से ज्यादा लोग गिरफ्तार हों, अगर ऐसे मामलों में एक से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसी तरह से यानी हर गिरफ्तार व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। हर व्यक्ति के लिए मुआवजे की अधिकतम राशि भी 1,000 रुपये ही होगी, जितनी मजिस्ट्रेट को सही लगे। 3. मुआवजे की वसूली कैसे होगी और अगर भुगतान न हो तो क्या होगा? इस धारा के तहत दिया गया मुआवजा वैसे ही वसूला जाएगा जैसे कोई जुर्माना वसूला जाता है, अगर यह मुआवजा इस तरह से वसूला नहीं जा सकता। तो जिस व्यक्ति को यह मुआवजा देना है उसे साधारण कारावास सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाएगी। यह सजा 30 दिन से ज्यादा नहीं होगी, जितनी मजिस्ट्रेट तय करे, जब तक कि वह राशि पहले ही चुका न दी जाए। संक्षेप में, यह धारा उन लोगों को सुरक्षा देती है जिन्हें बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार करवाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो गिरफ्तार करवाने वाले व्यक्ति को पीड़ित को हर्जाना मुआवजा देना पड़ सकता है, और अगर वह हर्जाना नहीं देता तो उसे जेल भी हो सकती है